डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय आघात मूल्यांकन। ये यूनिट 2 से रिलेटेड है। पर्यावरणीय आघात मूल्यांकन ऐसी विकास योजनाओं के मूल्यांकन की एक तकनीक है, एक विधि है, जिसके अंतर्गत विकास योजनाओं के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न पर्यावरणीय आंदोलनों और लोगों की बढ़ती हुई जागरूकता, जहां उनका वास्ता इस बात से होता था कि जो बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं तैयार हो रही हैं, उनके इन्वायरमेंटल साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इस पर ध्यान देना चाहिए। आसवान डैम का एक उदाहरण दिया जाता है कि इजिप्ट में नील नदी पर जो आसवान डैम बनाया गया, उस आसवान डैम के बनने से कई प्रकार की जल जनित बीमारियां उत्पन्न हुई। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, सिंचाई परियोजनाएं लगने से लवणीकरण, सैलिनेशन, जल में लवण की मात्रा बढ़ गई। डैम बनने से पहले जो फ्लड्स आती थी, बाढ़ आती थी, उससे नील नदी में जो साल्ट एक्यूमुलेट हो जाता था, इकट्ठा हो जाता था, वो बह जाता था। डैम का जब कंस्ट्रक्शन हो गया तो भूमि पर यह साल्ट एक्यूमुलेट होने लगा, इकट्ठा होने लगा, और बहुत बड़ी मात्रा में भूमि का भाग कृषि के लिए अनुपयुक्त होने लगा। पहले एक बड़े भूमि के भाग पर लगभग 100 मिलियन टन पर अच्छा सेडिमेंट, तलछट उपलब्ध रहता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी मात्रा लगभग 80% घट गई। इस तरीके के सिल्ट के रिडक्शन ने, कमी ने, कोस्टल इरोजन, जो तटीय क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न की। तटीय पर्यावरण का नुकसान हुआ और तटीय क्षेत्रों में जो समुद्री उत्पाद उपलब्ध होते थे, उनकी मात्रा भी घट गई। इस तरीके से आसवान डैम के बनने से जो विभिन्न प्रकार के कृषि क्षेत्र और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए, मत्स्य उद्योग के लिए नुकसान सामने आए, वो उन्होंने एक बात की ओर इशारा किया कि नदी घाटी परियोजनाओं या इस तरीके की और जो दूसरी विकास परियोजनाएं हैं, उनको बनाने के पहले ही इस बात का अनुमान लगा लेना बेहतर होगा कि इन परियोजनाओं के तैयार होने से इसका पर्यावरण पर क्या असर होगा। परियोजना बन जाए, विकास परियोजना बन जाए, तैयार हो जाए, करोड़ों रुपए की लागत उसमें आती है, और तैयार होने के बाद
जब वह क्रियान्वित हो तो धीरे धीरे उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव सामने आने लगें तो हमारे पास पीछे जाने का मौका नहीं होता। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए विश्व में सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएसए ने 1969 में 1969 में नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट के अंतर्गत EIA का प्रावधान किया। 1989 में विश्व बैंक के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि जो बड़ी विकास परियोजनाएं हैं उनका EIA होना चाहिए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। इस प्रकार अमेरिका से जो शुरुआत हुई 1969 से धीरे धीरे EIA अडॉप्ट करने के लिए विकसित देश सामने आए और विश्व के लगभग हर देश में आज बड़ी विकास परियोजनाओं का पर्यावरणीय आघात मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ यह जानना आपके लिए ज़रूरी है कि इसके पहले आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ी है, पर्यावरणीय परियोजनाओं का, विकास परियोजनाओं का लागत लाभ विश्लेषण। लेकिन लागत लाभ विश्लेषण की कमी यह है कि वो किसी विकास परियोजना से जुड़े हुए सामाजिक लागत और सामाजिक लाभ का तो विश्लेषण करता है, लेकिन यह विश्लेषण मौद्रिक होता है, मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। ऐसे में परियोजना का केवल मौद्रिक पक्ष लागत लाभ विश्लेषण में सम्मिलित होता है। EIA को CBA से सुपीरियर माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि EIA के अंतर्गत हम किसी विकास परियोजना को चालू करने के पहले ही उस परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकते हैं इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। EIA की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कई चरण हैं। हम किसी EIA अध्ययन के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जो परियोजना चलाई जा रही है, इस परियोजना के तैयार हो जाने पर क्या परिवर्तन होंगे, इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या महत्वपूर्ण होंगे, और अगर वो परिवर्तन जो होंगे वो महत्वपूर्ण हैं और उनका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव है तो उनमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। इन तमाम प्रश्नों का जवाब EIA प्रक्रिया में, EIA प्रोसेस में मिलता है। EIA प्रोसेस में, EIA की प्रक्रिया में कई स्टेप्स हैं और पहला महत्वपूर्ण स्टेप इसमें जो आता है वो है स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग का तात्पर्य है प्रारंभिक जांच से। किसी व्यक्ति ने कोई विकास परियोजना तैयार की, बहुत बढ़िया मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है, या हाईवे पर 6 लेन 8 लेन बन रही है, डैम बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं,
लोगों के रहने के लिए मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सुपरमार्केट बन रहा है। तो जो इस प्रकार की परियोजना तैयार कर रहा है वो अपना प्रपोजल, अपना प्रस्ताव सबमिट करता है कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ। वो जब अपना प्रस्ताव सबमिट करता है, अपना प्रस्ताव पेश करता है, किसको? जो अथॉरिटी हो। जैसे भारत में अगर ये काम करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, सेंट्रल लेवल पर आप अपना प्रपोजल देते हैं। भारत की बात थोड़ा हम बाद में करेंगे। तो जो भी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसके पास आप अपनी फाइल देते हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट है। जब मुझको फाइल मिल गई, मैं अथॉरिटी हूँ, तो मेरे पास एक एक्सपर्ट टीम है और ये एक्सपर्ट टीम, विशेषज्ञों की जो टीम है, ये उस परियोजना के पर्यावरणीय मूल्यांकन को करेगी। यानी कि जो EIA या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी होती है, मूल्यांकन होता है, उसको करने का काम कोई सामान्य ना काम है और ना ही ये सामान्य रूप से किया जाता है। इसको एक विशेषज्ञ दल द्वारा किया जाता है, जिसमें मौसम से जुड़े हुए विशेषज्ञ, भूगोल से जुड़े हुए विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए विशेषज्ञ, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग, यानी कि हर वो व्यक्ति जो उस परियोजना से संबंधित उसके विभिन्न प्रकार के संभावित प्रभावों के विषय में जानकारी रखता है और समझता है, ऐसे विशेषज्ञों का जो दल है उसको हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट टीम कहते हैं। तो परियोजना हमको दी गई, हम अथॉरिटी हैं, जो डेवलपर है उसने प्रस्ताव अपना दिया, साहब हम ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। वो जानता है कि जब तक हमको इसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलेगी, EIA क्लियरेंस नहीं मिलेगी, जब तक ये अध्ययन से पास नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसको लागू नहीं कर सकते। तो जो स्वीकृत उसको चाहिए, तो उसके लिए प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ेगा। और उसने अपना प्रस्ताव बनाकर अथॉरिटी को, सरकार को दे दिया। सरकार ने उसका प्रस्ताव लेकर जो विशेषज्ञ टीम है उसको दिया। यहाँ पर विशेषज्ञ टीम को देने के समय उस परियोजना का प्राथमिक मूल्यांकन होता है, एक सरसरी निगाह से उसको देखा जाता है। इसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं, फर्स्ट स्टेप। स्क्रीनिंग में सरसरी निगाह से देखा जाता है कि क्या ये परियोजना ऐसी है जो अन्य सामान्य जो परियोजनाएं होती थीं वैसी ही है। देखा गया हाँ भाई ये वैसी ही है, तो उस तरीके की परियोजनाओं में कोई दिक्कत नहीं थी, वो ओके थी, तो इसको भी ओके कर दिया जाए। ओके, यानी कि आपको डिटेल्ड EIA की स्टडी की ज़रूरत नहीं है, विस्तृत पर्यावरणीय मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल स्क्रीनिंग से ही परियोजना पास हो जा रही है। ओके, या उसका उल्टा, अरे ये प्रोजेक्ट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो वाला था, और इस तरीके से इसमें तो कोई भी खास चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पर्यावरण के हित में हो, ऐसा तो प्रोजेक्ट लग ही नहीं सकता। तो प्रथम दृष्टया, पहली निगाह पर भी उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, स्क्रीनिंग से हटाओ। लेकिन अगर स्क्रीनिंग के समय, प्राथमिक मूल्यांकन के समय, देखने के समय लगा कि हाँ इसमें कई चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, ये ऐसे ही सरसरी निगाह से देखकर निर्णय नहीं हो पाएगा, देन स्क्रीनिंग के अंतर्गत हम रिजल्ट देते हैं कि इसका विस्तृत EIA अध्ययन करा लिया जाए। देन द प्रोजेक्ट इज रिकमेंडेड फॉर डिटेल्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी। ये पहला स्टेप है, स्क्रीनिंग। जब स्क्रीनिंग के बाद जो प्रोजेक्ट है वो विस्तृत EIA के लिए आगे बढ़ा दिया गया, नेक्स्ट स्टेप आता है स्कोपिंग। यानी कि वह परियोजना क्या है, उसका दायरा क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसके विभिन्न आयाम क्या हैं, उस परियोजना से जुड़ी हुई
संभावित चीज़ें क्या हैं, इनका एक आइडिया लगाना, एक अनुमान लगाना। स्कोपिंग एक तरीके से परियोजना के विषय में औपचारिक जानकारी है कि उस परियोजना से जुड़ी हुई मुख्य बातें क्या हैं। स्कोपिंग में कुछ चीज़ों को देखना आवश्यक हो जाता है कि जो उपलब्ध संसाधन हैं परियोजना के अंतर्गत वो क्या हैं और संभावित चीज़ें क्या सामने आ सकती हैं, और लोगों की सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसको भी इसके अंतर्गत देखा जाता है। और इन सब बातों को देखते और समझते हुए एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार किया जाता है कि इसकी जो विस्तृत स्टडी की जाएगी इस प्रोजेक्ट की, उसमें जो टीम होगी उसको इन बिंदुओं को खास तौर पर देखना समझना पड़ेगा। EIA के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस परियोजना के मुख्य बिंदुओं का, जिन पर अध्ययन फोकस होगा, निर्धारण स्कोपिंग के द्वारा किया जाता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन का यहाँ मतलब ये है कि प्रोजेक्ट हमारे पास आया तो हमने उसको देखा और वो प्रोजेक्ट जिस जगह का है, जिस जगह से संबंधित है, वहाँ हमने कुछ जानकारी लोगों से लेनी चाहिए या कोई सूचना निकलवा दी कि भाई इस जगह पर इस तरीके का एक पुल या डैम बनने जा रहा है, आप लोग इससे संबंधित जो अपने विचार हों, बातें हों या आपकी कुछ शंकाएं हों और चीज़ें हों, वो आप बताएं। और ये भी चीज़ें, ये भी बातें, इससे भी जो डिस्कशन से फीडबैक मिलता है वो भी विस्तृत EIA अध्ययन के लिए जो टर्म ऑफ रेफरेंस टीम के लिए तैयार होता है उसमें मदद करता है। तो स्कोपिंग के जरिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार होता है, और जब एक बार टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार हो जाता है, इसके लिए हाईली मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। चेकलिस्ट है, मैट्रिसेस है, नेटवर्क एनालिसिस है, कंसल्टेशंस हैं। इन सब के जरिए स्कोप देखा जाता है उस परियोजना का, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार करके टीम को दिए जाते हैं। इसके बाद इम्पैक्ट एनालिसिस शुरू होती है, यानी कि जो विस्तृत EIA अध्ययन शुरू होता है। करपगम की किताब में इम्पैक्ट एनालिसिस का चैप्टर है, उसमें एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है। वो फ्लो डायग्राम इम्पैक्ट एनालिसिस के प्रोसेस को बताता है, उसको देखिएगा। तो जो इम्पैक्ट एनालिसिस है, इम्पैक्ट एनालिसिस इस बात को देखती है उस परियोजना के संदर्भ में कि इस परियोजना के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव किस प्रकार के होंगे। इम्पैक्ट एनालिसिस में पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन का, पहचान का। पहचान का अर्थ है इस बात को समझना कि इस परियोजना के तैयार होने और इसके लागू होने से क्या परिणाम सामने आएंगे, क्या परिवर्तन सामने आएंगे, उनकी पहचान करना, उनको चिन्हित करना। जब संभावित परिवर्तनों को, परिणामों को चिन्हित कर लिया जाता है, तो दूसरी बात आती है प्रिडिक्शन, अनुमान। और प्रिडिक्शन का अर्थ है कि जो परिवर्तन आएंगे सामने, वो परिवर्तन कैसे हैं, उनका आकार क्या है, वो परिवर्तन छोटे तरीके के हैं या बड़े हैं, उनकी गंभीरता क्या है, उनकी इंटेंसिटी क्या है, इसका अनुमान लगाना। परिवर्तन से मान लीजिए कोई एक परिवर्तन सामने आएगा X, तो ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन। अब जो परिवर्तन X सामने आएगा वो परिवर्तन अब बड़ा है, छोटा है, गंभीर है, कम गंभीर है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो शॉर्ट टर्म में असर करेगा या लॉन्ग टर्म में भी असर करेगा, इसका अनुमान लगाना, प्रिडिक्शन।
प्रिडिक्शन के बाद तीसरी बात आती है असेसमेंट। आपने प्रिडिक्शन कर लिया, जो परिवर्तन था उसकी गंभीरता का अनुमान लगा लिया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होगा इसका अनुमान लगा लिया। अब आप असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट इस बात का कि क्या ये जो परिवर्तन है, इसकी ये जो गंभीरता है, ये मैटर करती है, क्या ये कुछ असरकारी है। और अगर ऐसा नहीं है तो जो परिवर्तन है, जो उसकी इंटेंसिटी है, वो एक चिंता का विषय नहीं है। और अगर है तो फिर पहचान हो गई कि इसको हमें ध्यान देना है। ये परिवर्तन है, इसकी ये इंटेंसिटी है एंड इट इज़ नॉट गुड। ये असेसमेंट। चौथा स्टेप, अगला स्टेप आता है मिटिगेशन का। मिटिगेशन, निवारण उपाय। अगर मान लीजिए अध्ययन के अंतर्गत कुछ बातें ऐसी सामने आएँ कि यह परियोजना अगर लगती है तो इसके जल, वायु या अन्य चीज़ों पर दुष्प्रभाव होंगे, कुछ बड़े सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जो एनवायरनमेंट पर पड़ेंगे, जो ठीक नहीं है, तो EIA अध्ययनकर्ताओं का काम केवल ये नहीं है इसको बता देना, बल्कि यहाँ पर वो ये सुझाव भी देते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनको दूर किया जाना चाहिए, अपने प्रोजेक्ट में थोड़ा करेक्शन आपको करना होगा, और इन चीज़ों को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। टू सजेस्ट चेंजेस इन द प्रोजेक्ट, टू सजेस्ट सब मेजर्स, कुछ उपायों को सुझाना जिससे कि अगर उस परियोजना से होने वाले परिवर्तन पर्यावरण के हित में नहीं हैं तो कुछ चीज़ों को बदला जा सके जिससे कि प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन सके। मिटिगेशन, निवारण उपायों को बताना। पांचवा स्टेप आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का अर्थ है EIA एनालिसिस या EIA प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन। पहली चीज़, स्क्रीनिंग के बाद से आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी प्रेडिक्शन किया, आइडेंटिफिकेशन किया, प्रेडिक्शन किया, असेसमेंट किया, मिटिगेटिंग मेजर्स बताए, प्रोजेक्ट के हर पक्ष को आपने देखा समझा, EIA अध्ययन किया। अब उसको दस्तावेज उसका तैयार करना, उसकी फाइल तैयार करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट तैयार करने की या डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है इसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं। और रिपोर्टिंग के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग सारी प्रक्रिया के साथ जो स्टडी टीम है उसकी रिकमेंडेशंस को बताती है। इसलिए रिपोर्टिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द होल एनालिसिस, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, आफ्टर असेसिंग, सभी पक्षों का मूल्यांकन करने के बाद जो EIA टीम है वो अपनी एक संस्तुति देती है, रिकमेंडेशन देती है। इसलिए जो रिपोर्टिंग है, जो दस्तावेज है, उसका विशेष महत्व होता है क्योंकि उसमें रिपोर्टिंग होती है, उसमें रिकमेंडेशंस होती हैं। इस तरीके से जो फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है, उस फाइनल रिपोर्ट को हम एक विशेष नाम से जानते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, EIS, पर्यावरणीय आघात दस्तावेज या पर्यावरणीय आघात कथन। So environmental impact statement is final report of the environmental impact analysis which comes in the category of reporting. रिपोर्ट आ गई। अब जो EIA जिसको काम दिया गया था टीम को कि आप इसका पर्यावरणीय आघात मूल्यांकन करके बताइए, तो टीम ने अपना काम किया,
रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट किसको दे दी? रिपोर्ट उसको दे दी जिसने उसको काम दिया था। मैं सरकार हूँ, मैं अथॉरिटी हूँ, डेवलपर ने, प्रोजेक्ट वाले ने हमको फाइल दी कि हमारा मूल्यांकन कर दीजिए तो हम अपना प्रोजेक्ट लगाएं, क्योंकि क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो हम कर नहीं पाएंगे। तो हमने वो काम देखा, स्क्रीनिंग में लगा, नहीं स्क्रीनिंग से काम नहीं बनेगा, डिटेल उसकी स्टडी करा ली टीम से, टीम ने अपनी रिपोर्ट दे दी, हमने उसकी रिकमेंडेशंस को देखा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसेस का रिव्यू। जो रिपोर्ट हमको मिली है उस रिपोर्ट को अब हम एक तरीके से एक्सपर्ट रिव्यू कराते हैं। जो बातें उसमें कही गई हैं, जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं, उसको किसी हम दूसरे व्यक्ति से, जो टीम में नहीं है, दूसरे व्यक्ति को देते हैं, दिखाते हैं। और जो हमारे पास अपनी विशेषज्ञ टीम होती है उसको देते हैं। कई तरीके के हाईली मैथमेटिकल मेथड्स इसमें यूज़ होते हैं, चेकलिस्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन, पब्लिक रिव्यू। जो रिपोर्ट रिकमेंडेशन मिली उस रिकमेंडेशन को हम पब्लिक रिव्यू के लिए भी रखते हैं। यानी जो रिकमेंडेशन मिली, हमने सूचना निकाल दी कि इस क्षेत्र में ये परियोजना लगने जा रही है और उसमें ये संस्तुतियाँ दी गई हैं। अगर किसी को इसमें कुछ कहना है, कोई ऑब्जेक्शन है, कोई बात है, तो आप अपनी बात बताएं आके। जो विशेषज्ञ हैं उनको दिया गया कि भाई इसमें देखिए जो साइड इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं एनवायरनमेंट के लिए, उनके जो इंटेंसिटी बताई गई है, और इन्होंने कहा है कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा घातक है, ये सब देखिए ज़रा, ठीक है, एक बार देख लीजिए। तो एक्सपर्ट ओपिनियन, पब्लिक रिव्यू, चेकलिस्ट, ऐसे कई मेथड हैं जिनके जरिए जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट मिला है, जो रिपोर्टिंग हुई है, उसको हम रिव्यू कराते हैं। अगला स्टेप है, 7वां स्टेप है डिसीजन मेकिंग। याद रखिए, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी जो टीम करती है, वो टीम रिकमेंडिंग अथॉरिटी है, वो डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी नहीं है। उसका काम केवल परियोजना के क्या इन्वायरमेंटल और सोशल साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उनको एनालाइज करके रिपोर्ट दे देना है। रिपोर्ट देने के बाद, यानी अपनी रिकमेंडेशंस दे देने के बाद, टीम का काम खत्म। अब रिपोर्ट या रिकमेंडेशन जिसको मिली, गवर्नमेंट या अथॉरिटी, उसने रिव्यू कराया, रिव्यू कराने से उसको कुछ फीडबैक मिला। अब अल्टीमेट डिसीजन अथॉरिटी को लेना है। तो जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अथॉरिटी। अब ओवरऑल सब देखने के बाद उसके पास 2 विकल्प हैं, बड़ा क्लियर, कि आप जाइए, आपका प्रोजेक्ट ओके है, आगे के प्रोसेस, या आफ्टर ऑल द एनालिसिस नो इट इज़ नॉट वर्थवाइल, तो क्रॉस, नो, ये परियोजना आप नहीं लगा सकते। तो जो अल्टीमेट डिसीजन है वो अल्टीमेट डिसीजन अथॉरिटी का रहता है रिव्यू होने के पश्चात। और अगर डिसीजन हमारा है नो, तो आप जाइए, अब उसको फिर से प्रोजेक्ट बनाइए, उसको देखिए, समझिए, फिर दोबारा एप्लीकेशन दीजिएगा, फाइल लेके आइएगा। और अगर प्रोजेक्ट ओके हो गया डिसीजन मेकिंग में, इट इज़ ओके, जो इसके इन्वायरमेंटल साइड इफ़ेक्ट को देख लिया गया, सब समझ लिया गया है, इसमें कुछ थोड़ी बहुत जो कमियां थीं वो मिटिगेटिंग मेजर्स के अंतर्गत पार्टी को बता दिया गया है। पार्टी ने दोबारा एक अपना ड्राफ्ट दे दिया जिसमें उसने अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जिससे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स उससे आ सकती थी वो ठीक हो गई हैं अब। तो इन सब को देखते हुए, रिकमेंडेशंस को देखते हुए, रिव्यूज़ को देखते हुए, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी, वो कहती है परियोजना लागू की जा सकती है, ओके। इसके बाद जो परियोजना ओके हो गई, लागू हो गई, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप आता है फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। परियोजना ओके हो गई, अब परियोजना को तैयार करने का काम शुरू हो गया, ज़मीन की खुदाई हो गई, सामान वामान आ गया, दीवारें खड़ी होने लगी, बाउंड्री बनने लगी, और चीज़ें होने लगी। अब यह देखना जरूरी है कि उस परियोजना के संदर्भ में जो बातें, जो नियम कानून सब बताए गए थे, वो बातें और वो सब नियम कानून क्या संतुष्ट हो रहे हैं अथवा नहीं,
इसकी निगरानी, ये देखना ज़रूरी होता है कि लीगल स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। EIA रिपोर्ट में जो बातें बताई गई थी, जो बातें आई थी, वो पूरी हो रही हैं कि नहीं। लास्ट में इस प्रक्रिया की जो लास्ट स्टेज है वो है एनवायरमेंटल ऑडिट। और एनवायरमेंटल ऑडिट के अंतर्गत ये देखा जाता है, और ऑडिट कब होगा? ऑडिट तब होगा जब परियोजना पूर्ण हो जाएगी। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर ऑडिट के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो बातें जिस रूप में कही गई थीं वो बातें उस तरीके से परियोजना में लागू की गई कि नहीं की गई। अगर उसका जो प्रस्ताव फाइनल किया था, परियोजना को जब ओके किया था, उसका स्वरूप X है और परियोजना जो सामने बनकर आई उसका जो स्वरूप है वो X के बराबर है या X से थोड़ा कम है या X से थोड़ा ज़्यादा है। ऑडिट में इन सब चीज़ों को हम देखते हैं और इसके द्वारा इस बात की कोशिश की जाती है कि भविष्य में इसमें क्या कोई परिवर्तन और किए जा सकते हैं या कोई सुझाव दिया जा सकता है। भारत में EIA की शुरुआत औपचारिक रूप से 1994 में होती है, जब विकास परियोजनाओं के लिए, उनकी जांच के लिए कुछ नियामक आवश्यकताएं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बताई गई 1994। लेकिन अनौपचारिक रूप से 1976-77 से इसको प्रारंभ माना जाता है, जब 1976-77 की इन्वायरमेंटल पॉलिसी के अंतर्गत प्लानिंग कमीशन ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कहा कि जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, वह उनका परीक्षण करे। किस दृष्टिकोण से? पर्यावरण के दृष्टिकोण से। तो अनौपचारिक रूप से 1976-77 से एक तरीके से विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय जो सरोकार हैं, पर्यावरणीय जो आघात हैं, उनको देखने की बात प्रारंभ हो गई थी भारत में, जब सबसे पहले नदी घाटी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन या परीक्षण के लिए प्लानिंग कमीशन ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कहा। लेकिन EIA के संदर्भ में विस्तृत नियम क्या होंगे, इन सबको औपचारिक रूप से 1994 में बताया गया, जब 1994 में इसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आई। इसके पश्चात 1994 में एक खास बात और हुई कि EIA से जुड़े हुए लीगल प्रोसीजर और उसके नोटिफिकेशंस तैयार हुए और जारी किए गए। इस प्रकार से 1994 के बाद 1994 का जो नोटिफिकेशन था EIA का, उसमें अब तक 12 अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं, 12 परिवर्तन किए जा चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, भारत में जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है, वह यह कार्य करता है। नोटिफिकेशंस उसके द्वारा इशू किए जाते हैं, कानून उसके द्वारा इशू किए जाते हैं। और सितंबर 2006 में EIA के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक नया लेजिस्लेशन इशू किया, यानी EIA की लीगल रिक्वायरमेंट्स का एक नया प्रोविज़न, EIA की लीगल रिक्वायरमेंट्स का नया प्रोविज़न नोटिफाई किया MOEF ने सितंबर 2006 में। जो परियोजनाएं हैं, जो विकास परियोजनाएं हैं, उनका अध्ययन करने का काम समय के साथ साथ बढ़ता रहा। तो
EIA का जो रेगुलेटरी फंक्शन है उसको डिसेंट्रलाइज किया गया, विकेंद्रीकृत किया गया। बड़ी बड़ी वृहद परियोजनाएं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में आई, और जो मध्यम या छोटी परियोजनाएं हैं उनका इम्पैक्ट असेसमेंट करने का काम राज्यों को दे दिया गया। सो स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसीज, स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एजेंसीज, इनका काम है कि जो लघु स्तर की परियोजनाएं हैं उनकी ये EIA स्टडी करें। जो बड़ी परियोजनाएं हैं इनकी EIA स्टडी का काम सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी के द्वारा किया जाएगा। इस तरीके से वर्तमान में यदि हम देखें तो भारत में ऐसी जितनी भी विकास की बड़ी परियोजनाएं हैं, चाहे वो हाईवेज की हों, डैम्स हों, ब्रिजेज हों, एयरपोर्ट्स को बनाना है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हों, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्सेस हों और दूसरी चीज़ें जिनके इन्वायरमेंटल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उनके लिए लीगल प्रोविज़न्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, यानी कि ऑन पेपर यह बातें दी हुई हैं कि किस किस टाइप के ब्रॉड, मीडियम और स्मॉल, किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, ऐसे होंगे जिनका EIA कराना ज़रूरी है। पूरी लिस्ट है। आप कोई प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, आप देख लीजिए अपने प्रोजेक्ट को, जो सरकार के नोटिफिकेशंस हैं उनको, और देख लीजिए कि उन नोटिफिकेशंस के अंतर्गत आपका प्रोजेक्ट उसमें आता है कि नहीं आता। आता है तो बिना EIA कराए आप चालू नहीं कर सकते प्रक्रिया को, बिना EIA कराए आप परियोजना को प्रारंभ नहीं कर सकते। और वो फिर अगर आता है तो वो लार्ज प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, स्मॉल में है या मीडियम में है। आपका काम स्टेट लेवल पर हो जाएगा या आपको सेंटर में अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, भारत में जो वन मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय है, इसके अंतर्गत EIA से संबंधित जो इसका कार्यालय है, जो इसकी ब्रांच है, वहाँ सारी सूचनाएं, सारी बातें मौजूद हैं। जो भी आज के समय में जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लोग लगाते हैं वो सब इन चीज़ों से वाकिफ़ रहते हैं कि उनको इन चीज़ों के लिए ये देखना है कि उनका प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में आता है, उसके लिए EIA ज़रूरत है कि नहीं है। और सरकार ने विस्तृत तरीके से इसकी एक सूची बना रखी है, जारी कर रखी है कि किस किस तरीके की परियोजनाओं को इसमें सम्मिलित किया जाएगा।